सो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वो डिस्कशन हमारा था व्हेन द गुड्स आर इनवॉइस्ड एट कॉस्ट प्राइस, और हमने उसके 3 इलस्ट्रेशंस भी किए थे। बेटा जो आज की क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हेन द गुड्स आर इनवॉइस्ड एट सेलिंग प्राइस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि जब हमारी जो हेड ऑफिस है, व्हेन द हेड ऑफिस इज ट्रांसफरिंग गुड्स टू योर ब्रांच at cost plus some margin of profit, so this will be the selling price। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, ऑलरेडी जो आपका हेड ऑफिस है वो जब ब्रांच को ट्रांसफर करेगा सामान, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे विल ऑलरेडी ऐड सम मार्जिन टू दिस एंड देन दे ट्रांसफर द प्रोडक्ट्स और गुड्स टू ब्रांच। जो हमने बेटा अभी तक किया है बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट वही का वही रहेगा, बट क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, जिसको हम लोग अभी आगे जब हम चर्चा करेंगे हम इसको लोडिंग के नाम से डील करेंगे। सो दैट प्रॉफिट विल बी कॉल्ड लोडिंग। ये जो लोडिंग का गेम है बस सिर्फ बेटा इसी की चर्चा जो है वो अलग होगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही चलेगा जैसा अब तक चल रहा था। अभी तक हमने 3 मेथड्स की बात की है, 3 मेथड्स की हमने बात की थी। बेटा पहला मेथड जो हमने यूज़ किया था वो था हमारा डेटर मेथड, जिसके अंदर मैंने आप लोगों से ये कहा था कि इसके अंदर आप लोग अपनी ब्रांच को अपना डेटर मान के चलिए, जितना भी उसका ओपनिंग बैलेंस है, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू स्टॉक, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू योर डेटर्स और कैश, दैट यू हैव टू कीप इन द ओपनिंग बैलेंस, एंड एनी ऑफ द एक्सपेंसेस दैट यू आर डूइंग और यू आर कंसीडरिंग फॉर द ब्रांच। उसमें बेटा मैंने आपसे कहा था चाहे आपने वो गुड्स भेजे उनके लिए, चाहे आपने उसके बाद ऐसा कोई खर्चा हो जो कि आपने शायद डायरेक्टली बियर कर लिया, ठीक है, आपने डायरेक्टली पेमेंट कर दी उनके लिए, कोई और एक्सपेंसेस आपने बियर कर लिए, कोई सैलरी वेजेस आपने पे कर दिए, तो वो सब अभी आपको वहाँ पे डेबिट में डाल देना, और जो उनसे रिकवरी हुई उससे क्रेडिट कर लेंगे, और जो भी मेरा बैलेंस होगा, मैं जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे उनको मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। तो मेरा जो भी प्रॉफिट या लॉस अकाउंट होता था, प्रॉफिट या लॉस आ रहा होता था, वो मैं डेटर अकाउंट में अपने डेटर मेथड के अकॉर्डिंग ब्रांच अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेता था। सेकेंड मेथड बेटा हमने पढ़ा था ब्रांच एंड डेटर मेथड। इस मेथड मैंने आपसे कहा था कि बेटा अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जिसके अंदर हमने अकाउंट्स बनाए भी थे। हमने ब्रांच का स्टॉक अकाउंट बनाया था, हमने ब्रांच के डेटर अकाउंट बनाए थे, हमने ब्रांच का बैंक अकाउंट या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कैश अकाउंट जो भी होता है बेटा वो बनाया था आपने। इसके अलावा हमने ब्रांच का एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, सॉरी ब्रांच का हमने बनाया था बेटा एक्सपेंस अकाउंट, एंड देन हमने बनाया था इसके बाद ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड मेथड जो था बेटा वहाँ पर हमने मेथड का नाम मैंने बोला था बेटा ट्रेडिंग मेथड, जिसका नाम वैसे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड होता है। इस मेथड में हमने बिल्कुल सिंपल जो हम अपना अभी तक ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए आ रहे हैं, सिमिलर हमने जो था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ब्रांच के लिए बना दिया था। हमने ऐसा मान लिया था कि ब्रांच के लिए जो नॉर्मल हमारे फाइनल अकाउंट्स बनते हैं वो हमने कैसे प्रिपेयर करने हैं, एंड अकॉर्डिंगली हमने वो चीज़ें जो थी वो प्रिपेयर कर ली थी। बेटा सिमिलर तीनों मेथड हमें जो हैं वो अब भी इस्तेमाल करने हैं, बट जो छोटा सा डिफरेंस आ जाएगा बस वो ये आ जाएगा कि पहले हम कॉस्ट पर ही ट्रांसफ़र कर देते थे प्रोडक्ट्स को, लेकिन आज की डेट में हम लोग कॉस्ट पर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम सेलिंग प्राइस पर करेंगे, मतलब कॉस्ट के साथ कुछ मार्जिन ऐड कर देंगे प्रोडक्ट में, एंड देन वी विल ट्रांसफ़र इट टू स्टॉक अकाउंट। चलिए तो बेटा मैं एक एक करके जो मेथड्स होंगे मैं वो आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज जो हम मेथड्स की चर्चा करने वाले हैं, पहले 2 मेथड्स हम आज ही चर्चा कर लेंगे, मतलब कि जो डेटर मेथड में जो ट्रीटमेंट होना चाहिए उसकी चर्चा भी आज हो जाएगी, ब्रांच मेथड में भी जो ब्रांच एंड डेटर मेथड में भी जो होना चाहिए उसकी चर्चा भी आज हो जाएगी इस क्लास में, और इनसे रिलेटेड जो हमारी इलस्ट्रेशंस हैं उनको भी हम आज ही डील कर लेंगे। चलिए बेटा अभी मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट के ऊपर का जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम लोडिंग के नाम से जानेंगे, कि जो भी प्रॉफिट है वो आपका क्या होगा, लोडिंग ऑफ गुड्स। अब इस प्रॉफिट को एलिमिनेट करने की क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होना चाहिए ना कि सर अगर मान लीजिए मैंने अपनी ब्रांच को कुछ स्टॉक बेचा भी है और मैं कह रहा हूँ कि मैंने प्रॉफिट में बेचा है, तो भी क्या दिक्कत है,
प्रॉफिट ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, लॉस पे तो नहीं बेच रहा, आर्म लेंथ प्राइस तो कंसीडर हो रहा है, सब चीज़ें सही जा रही हैं। लेकिन बेटा एक बात बताओ, क्या एक इंसान अपनी ही जेब से पैसे कमा सकता है? ऐसा बोल सकता है जी मैंने खुद से पैसे कमा लिए? क्योंकि बेटा ब्रांच भी आपकी है। अभी आप आज की डेट में एक खर्चा दिखाओगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा, एक मान लीजिए 100 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट है, आपने उसमें 20 रुपये का मार्जिन ऐड करके 120 में अपनी ब्रांच को बेच दिया, तो ब्रांच की जो बुक्स होंगी बेटा वहाँ पर एक एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाएगा 120 रुपये का। कल को आपने इसको 140 लेट्स टेक एन एग्जांपल 130 रुपीज़ में आपने बेच दिया, तो आप कह रहे हो ये 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया। दिस इज रॉन्ग। क्या आपने 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया है? क्या नहीं, आपने बेटा 20 रुपये का प्रॉफिट तो पहले ही कमा लिया था जब आपने ट्रांसफ़र किया था लोडिंग के नाम का, और 10 रुपये का प्रॉफिट ही कमा लिया। तो बेटा जो करेक्ट कैलकुलेशन है प्रॉफिट की, वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी इम्पैक्ट है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। सर बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप देखो सर, यहाँ पर हम आपको समझाते हैं ऐसे। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में एक डाउट आता है कि सर यहाँ पर जब हमने 20 रुपीज़ का मार्जिन ऐड किया था तो हेड ऑफिस की बुक्स में 20 रुपीज़ का प्रॉफिट तो ऑलरेडी आ गया while selling the goods to branch, and when the branch has sold goods to outsider, then have incurred a profit of, or they have got a profit of 10 rupees. So sir total profit हम अगर बात करें तो वो 30 रुपीज़ का ही तो आया टोटल प्रॉफिट। तो कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। 20 रुपये हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर लेगा, 10 रुपये ब्रांच रिकॉर्ड कर लेगा, बट बेटा जो ट्रीटमेंट है वो गलत है। एक बात बताओ, क्या ये 20 रुपये का प्रॉफिट देखा जाए तो क्या ये हेड ऑफिस ने कमाया है क्या मुझसे? बेटा ब्रांच से प्रोडक्ट बिका है ना, प्रोडक्ट की कॉस्ट तो 100 रुपीज़ ही थी, आपने एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो था वो अपने ब्रांच के नाम पे खड़ा कर लिया, आपने 20 रुपीज़ एडिशनल ब्रांच के नाम पे खड़े कर दिए कि भैया एक अनरियलाइज प्रॉफिट है, मैं ब्रांच से पैसे ले लूँगा इसके। और ये करते क्यों है सर? बेटा ये जानबूझ के इसलिए किया जाता है ताकि एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो आपकी ब्रांच को पता ना चले कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट मार्जिन वो लोग कमा रहे हैं। मेन रीज़न बस यही होता है, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है। अदरवाइज आप बताओ ना, मेरा 100 रुपये का प्रोडक्ट है, उसने मार्केट में अगर 130 का ही बिकना है, ठीक है ना, कंसीडरिंग एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से एक्स प्रोडक्ट, और उसकी कॉस्ट अगर मेरे को 100 रुपीज़ पड़ती है, एंड दैट प्रोडक्ट आई कैन सेल इन द मार्केट एट 130, मेरे को पता है कि मेरा 30% का मार्जिन है वहाँ पे, ग्रॉस मार्जिन। बट द पॉइंट इज़ कि मैं नहीं चाहता कि मेरी ब्रांच को वो 30% के प्रॉफिट के बारे में पता चले, तो मैं क्या चाहूँगा कि पहले मैं उनको 120 पे ही भेजूँ, ताकि उन लोगों को ये लगे कि जो मार्जिन है वो 10 रुपये ही कमा रहे हैं वो लोग। ठीक है जी, सिर्फ एक ये मेन रीज़न है। अदरवाइज़ आप को कभी भी देखोगे ब्रांचेस को जब भी प्रोडक्ट जब ट्रांसफ़र होते हैं, जब भी गुड्स वगैरह भेजे जाते हैं, इट्स ऑलवेज एट कॉस्ट। ठीक है जी, कॉस्ट पर ही भेजे जाते हैं। तो बेटा करेक्ट ट्रीटमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये जो प्रॉफिट जिसका शायद गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, प्रॉफिट मतलब आपने गलत रिकॉर्ड किया हुआ है, उस प्रॉफिट को आपको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। और उस कैंसिलेशन के बारे में जो हमने चर्चा करनी है अकाउंट्स में, हम वो बात करेंगे। क्योंकि जब बेटा आप रिकॉर्ड करते हो, अगर हम बात करें, मैं बेटा ये रिमूव कर रहा हूँ जो सब मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, और अब हम बात करेंगे बेटा सबसे पहला मेथड जो हमने किया था वो हमने किया था डेटर मेथड, जहाँ पर मैं कंपनी को डेटर मान लेता हूँ। बेटा उसी मेथड से स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्रांच अकाउंट। आप ब्रांच का अकाउंट बनाते हो, आप ब्रांच को क्या मान लेते हो? सर हम ब्रांच को मान लेते हैं कि ब्रांच हमारी डेटर है। चलिए बेटा गोइंग फर्दर, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखते थे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक द ब्रांच इज जस्ट लाइक अ डेटर टू यू, एंड वट यू आर डूइंग इज आप उसका ओपनिंग बैलेंस उठा लोगे। ओपनिंग कौन सा? जो उसने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ होगा क्वेश्चन में। ओपनिंग बैलेंसेस में हमने जो लास्ट क्वेश्चन हमने किए थे बेटा, उसमें उन्होंने हमें स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ था, एक में डेटर का अमाउंट भी दिया हुआ था, कैश या बैंक का अमाउंट भी दिया हो सकता है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट फिगर्स गिवन होंगी। ये बेटा आपका ओपनिंग हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते थे? इसके बाद सर हम करते थे branch account debit to goods sent to branch when the head office is transferring the goods from head office to branch. So at that point of time they will put a entry in the system that branch account debit to goods sent to branch. तो बेटा goods उन्होंने हमें भेज दिए। अब मेरा पॉइंट बेटा सारा यही इसी गुड सेंट टू ब्रांच से रिलेटेड ही है, मेजरली यही पार्ट है जहाँ पर आपको ये पार्ट समझ आ जाएगा, आप स्टॉक के साथ जो डीलिंग होगी आप उसको भी समझ जाओगे। ठीक है जी।
बेटा स्टॉक वाली डीलिंग भी समझ जाएंगे, लेकिन पहले समझना जरूरी है कि गुड्स सेंट टू ब्रांच के साथ क्या ट्रीटमेंट होगा। चलिए, हाँ जी, गुड्स सेंट टू ब्रांच। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हेड ऑफिस ने सामान यहाँ से भेजा है अपनी ब्रांच को। प्रोडक्ट था तो 100 रुपीज़ का, बट उसने भेज दिया है बेटा 20 रुपीज़ ऐड करके। तो आप क्या करोगे, गुड्स सेंट टू ब्रांच में आप डालोगे 120 रुपीज़। यहाँ पर आप क्या आ जाएंगे 120 रुपीज़। बट मैं अगर ये चीज़ देखूं कि मैं तो डेबिट उस चीज़ से करता हूँ ना जितना अमाउंट मैंने एक्चुअली उनके लिए स्पेंड किया है। क्या आपने उनके लिए 120 रुपीज़ स्पेंड किए हैं क्या? नहीं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मैंने उनके लिए 120 रुपीज़ स्पेंड ही नहीं किए। आई हैव स्पेंट ओनली 100 रुपीज़ फॉर दैट प्रोडक्ट विच हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर हेड ऑफिस टू द branch. So on the buy side I will write buy goods sent to branch, just like returns to your head office, because in the last class when we were dealing with this kind of topic, I told you guys that if there is any return from branch to head office, so you have to write it on the buy side or you can adjust it on the to side only. So here what I am doing is I am just cancelling out the profit of 20 rupees, because this is just an unrealized profit. I'll write it down, loading of goods. So it is the profit margin that I have cancelled out. This is not the return, but I am just telling you, I am just giving you an example. It is just like return to branch, return to head office. So when you have debited the branch account, you have debited it with 120 rupees, but on the same time I have to credit the branch account with 20 rupees. That is the loading amount, that is the profit amount you have to credit it with, so that the net impact will be only the cost that you have incurred for the branch. Correct? सर अब एक छोटा सा डाउट हमें आ रहा है कि यहाँ पर अगर गुड्स सेंट टू ब्रांच के साथ ऐसा हो रहा है, तो सर ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक भी तो हमने हेड ऑफिस से ही लिया हुआ है, इस स्टॉक में भी तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा। बेटा बताओ, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसके अंदर स्टॉक के अंदर जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक आ रहा है, इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि ये जो आपने स्टॉक खरीदा होगा, ठीक है जी, ये स्टॉक भी आपने किससे खरीदा है? हेड ऑफिस से। तो जब हेड ऑफिस ने आपको स्टॉक बेचा होगा, उस समय पे हेड ऑफिस ने इसके अंदर प्रॉफिट चार्ज कर लिया होगा। तो बेटा ये जो आपके स्टॉक की वैल्यू आ रही होती है, ये आ रही होती है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के साथ। सो द अमाउंट इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। मुझे इस प्रॉफिट को भी कैंसिल आउट करना पड़ेगा। सो वेन एवर यू रिकॉर्ड योर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, तो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट को। और बेटा एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि बेटा ये जो आपके स्टॉक में जो वैल्यूज आ रही होती हैं, इनको हम एलिमिनेट करने के लिए बेटा एक चीज़ बनाते हैं, उसको बोलते हैं स्टॉक रिजर्व। तो मैं यहाँ पर जब कैंसिल आउट करूँगा तो मैं बाय में लिखूँगा बाय स्टॉक रिजर्व ऑन ओपनिंग स्टॉक। आप लिखेंगे स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑन ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक पे बेटा जो आपका स्टॉक रिजर्व होगा, स्टॉक रिजर्व क्या होगा? लोडिंग अमाउंट। जितना भी प्रॉफिट आपके स्टॉक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर लोगे। चलिए सर, हमारे पास तो क्लोजिंग में भी कुछ पैसे बच जाते थे, कुछ स्टॉक बच जाता था, कुछ डेटर्स की वैल्यू बच जाती थी। बेटा बिल्कुल उसी को डील करवा रहा हूँ, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सर हमारे पास तो यहाँ पर भी स्टॉक आता है ना, ये वाले स्टॉक में भी, क्योंकि इस बार जो हमारे पास गुड्स आए हैं उसके अंदर प्रॉफिट इंक्लूडेड आया था। इसका मतलब जो मैंने क्लोजिंग में स्टॉक रिकॉर्ड किया होगा, वो किस पे रिकॉर्ड किया होगा? इनवॉइस वैल्यू पे। बेटा अगर क्वेश्चन ने आपको स्टॉक इनवॉइस वैल्यू पे दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप पहले उसको इनवॉइस वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे और उसके बाद उसके प्रॉफिट को, जो लोडिंग अमाउंट है, उसको आप कैंसिल आउट करोगे और एंट्री पोस्ट हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व। ये लीजिए बेटा, मैं स्टॉक रिजर्व एंट्री क्रॉस कर लूंगा। ये क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर जो आपका स्टॉक रिजर्व आना चाहिए बेटा, ये वो है। ऑन क्लोजिंग
चलिए बस बेटा, इसके अलावा जो मैंने अभी एडजस्टमेंट की हैं यहाँ पर, मेजरली आपको एडजस्टमेंट नज़र आ रही होंगी। जो मेजर एडजस्टमेंट्स हैं वो सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड हैं, एंड द रीज़न इज ओनली बिकॉज द हेड ऑफिस हैज़ ट्रांसफर्ड द goods at selling price. They have included the profit already in the books, so that's why we are just cancelling out or eliminating the profit burden. तो यहाँ पर जो स्टॉक मेरे पास ओपनिंग में था, मैंने बाय साइड में स्टॉक रिजर्व लिख के उसका प्रॉफिट कैंसिल आउट कर दिया। गुड्स जो मैंने रिसीव किए हैं उन गुड्स से भी मैंने प्रॉफिट कैंसिल आउट कर दिया। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक अगर मेरे पास कुछ भी दे रखा होगा मुझे, तो मैंने उसके ऊपर भी जितना मेरे पास आता था लोडिंग या प्रॉफिट जिसको आप बोलते हो, उसको भी मैंने कैंसिल आउट कर दिया। बिकॉज दीज आर ऑल अनरियलाइज्ड गेन्स, या एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे, गलत प्रॉफिट आ जाएगा आपका। जो ब्रांच होगी वो गलत प्रॉफिट दिखाने लग जाएगी, तो ब्रांच अकाउंट बनाने का फ़ायदा नहीं होगा आपको। सेपरेट बुक्स बनाने का फ़ायदा क्या है कि मुझे पता लग जाए एक्चुअल नेट प्रॉफिट है कितना, बट ऑन द सेम टाइम अगर मैं इनके ये प्रॉफिट कैंसिल आउट नहीं करता हूँ या एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट नहीं करता हूँ, जो कि अनरियलाइज्ड है, मेरे को एक्चुअली ब्रांच से नहीं मिल रहा है, एक्चुअली मेरे को ये देखना है कि ब्रांच ने कितना पैसा कमाया है, तो मैं नेट ऑफ कॉस्ट करके इसको निकाल लूँगा। बेटा इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हम नॉर्मल अपने ब्रांच अकाउंट में करते थे, जैसे मान लीजिए हेड ऑफिस ने कोई एक्सपेंस किया है हमारी ब्रांच के लिए, तो हम करते थे ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरीके की एंट्री हम पोस्ट करते थे। बेटा बिल्कुल सिमिलर एंट्री आपको पोस्ट करनी है, देयर विल बी नो सच डिफरेंस, आप सिमिलर वही का वही लेके चलेंगे। सिर्फ जो चेंजेस आएंगे वो आएंगे सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड, और किसी चीज़ से रिलेटेड आपके चेंजेस नहीं आएंगे यहाँ पर। किसी तरीके का बेटा कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम जो हमारा नेक्स्ट नहीं है, क्लियर है ना, ये कोई इशू तो? हाँ जी चलिए बेटा आगे आगे मूव कर रहे हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रांच एंड डेटर, ब्रांच एंड सॉरी स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड की बेटा चर्चा करेंगे यहीं पर ही हम। स्टॉक एंड डेटर अकाउंट में मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं बेटा। फिर से क्योंकि आपको जो चेंजेस करने हैं वो सिर्फ स्टॉक से रिलेटेड हैं, तो ज़्यादा कोई डेटर्स वाले में भी चेंज नहीं आने वाला, ना ही ज़्यादा कोई ब्रांच के कैश अकाउंट में चेंज आने वाला है। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने अभी भी क्लास की स्टार्टिंग में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की है कि जब भी हम स्टॉक एंड डेटर मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो स्टॉक एंड डेटर में हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं। ब्रांच का स्टॉक अकाउंट भी बनाते हैं हम लोग डेटर के अकाउंट भी बनाते हैं, हम लोग ब्रांच का कैश अकाउंट भी बनाते हैं, हम ब्रांच के खर्चों का अकाउंट भी बनाते हैं, और ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं। तो इस तरीके की मैंने कुछ चर्चा की थी बेटा। सारे अकाउंट सिमिलर ही बनेंगे, सारे अकाउंट सिमिलर बनेंगे, बस एक छोटा सा अकाउंट जो होगा वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर। जो भी हमने कैंसिल आउट करने अपने प्रॉफिट्स, जो भी हमने कैंसिल आउट करने हैं प्रॉफिट जब हमें गुड्स रिसीव होते हैं, या हमारे जो ओपनिंग वाले स्टॉक के ऊपर स्टॉक रिजर्व होता है, जो क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर स्टॉक रिजर्व होता है, उसके लिए मैं एक स्पेशल अकाउंट खोल लूँगा। उस अकाउंट का नाम होगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एक जो नया अकाउंट इसमें ऐड हो रहा है बेटा वो है आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। सर इसका पर्पस क्या है बेटा? पर्पस वही है, एलिमिनेशन ऑफ द प्रॉफिट। जो प्रॉफिट आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर रहे हो अपने स्टॉक अकाउंट में, क्योंकि जब आप स्टॉक अकाउंट में इसको बुक्स को अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो जब आप स्टॉक में एंट्रीज पास करोगे तो आप क्या करोगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। ठीक है जी, गुड्स सेंड टू ब्रांच की वजह से आपके पास जो भी स्टॉक आना होगा वो आ जाएगा, लेकिन वो जो स्टॉक होगा उसके अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा। तो बेटा दो तरीके से हम ये चीज़ें करेंगे। एक तो मैं एडिशनल एक अकाउंट बनाऊंगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, अदरवाइज मैं आपको एक और मेथड भी सिखाऊंगा बेटा, स्टॉक एंड डेटर मेथड में ही है वो। दो तरीके से कर सकते हो आप, या तो आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट खोल लो, या फिर आपको ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपके ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर ही सारी ट्रांजेक्शन्स को एलिमिनेट करवा दूंगा। ठीक है सर, गलत तो नहीं होगा? नहीं बेटा, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट के अंदर भी सारा ट्रीटमेंट कर सकते हैं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट वही निकल जाएगा। अदरवाइज आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट अलग से बना लो, वहाँ से भी हम कर सकते हैं इजीली। बेटा होगा क्या क्वेश्चन में, जैसे आप नॉर्मल अभी तक ब्रांच का स्टॉक अकाउंट हमने लास्ट क्वेश्चन में जब हमने किया था कॉन्सेप्ट एट कॉस्ट वाला, जैसा वहाँ पर स्टॉक अकाउंट बनाया था, सिमिलर स्टॉक अकाउंट बना लो, एंड देन साथ में एक ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना लेंगे, जिसपे हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे जो भी हमने प्रॉफिट्स
अनरियलाइज्ड जो हैं वो हमने जो भी हमने ऐड करके अपने स्टॉक में दिखा रखा है वो सब हमें कैंसिल करना पड़ेगा एडजस्टमेंट के थ्रू। अदरवाइज आप स्टॉक अकाउंट के अंदर ही सब कुछ कैंसिल कर लीजिए, इट्स वन एंड द सेम थिंग, देयर इज नो सच डिफरेंस। ठीक है, चलिए मैं बेटा पहले बता देता हूँ कि ये जो चेंजेस हैं ये क्या क्या आएंगे। मान लीजिए स्टॉक आया मेरे पास ब्रांच से, तो मैं क्या करूँगा, मैं एंट्री करूँगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। एग्जाम्पल 120 से बेटा मैंने डेबिट कर दिया, मैं लिखूंगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 100 रुपीज़, और बाकी जो पैसे होंगे वो मैं कहाँ ले जाऊंगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। क्योंकि बेटा 20 रुपीज़ का तो क्या था, मार्जिन था, जो गुड्स गए हैं मेरी जेब से वो तो 100 के ही गए हैं, और हमने ब्रांच स्टॉक को कितने से डेबिट किया हुआ है, 120 रुपीज़ से, तो बाकी जो 20 रुपीज़ हैं वो मेरे कहाँ चले जाते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट में। लाइकवाइज बेटा अगर रिटर्न हो जाएगा कुछ प्रोडक्ट, एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मान लो यहाँ पे 50 रुपये का प्रोडक्ट या 60 रुपये प्रोडक्ट मैंने रिटर्न कर दिया है हेड ऑफिस को, तो बिल्कुल सिमिलर रिवर्स एंट्री एक और पोस्ट कर देंगे। क्या पोस्ट करेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। 50 रुपीज़, 10 रुपीज़ का मार्जिन और 60 रुपीज़, मतलब मैंने आधे प्रोडक्ट जो है वो अपने क्या कर दिए, मैंने यहाँ से वापस भेज दिए अपने हेड ऑफिस को। सर अगर ओपनिंग स्टॉक होगा और ओपनिंग स्टॉक के ऊपर हमें कुछ हमारा कुछ स्टॉक रिजर्व होगा, तो बेटा उस स्टॉक रिजर्व को भी एडजस्टमेंट अकाउंट में ले जाएंगे। अदरवाइज आप क्या करते हो, अपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ही कर देना चाहिए था मुझे ट्रीटमेंट इसका। मीटिंग बेटा 10 मिनट्स में ओवर हो जाएगी, सेम लिंक से दोबारा आप कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यूज़र आईडी पासवर्ड बोलोगे तो मैं आईडी पासवर्ड आपको भेज दूंगा, आईडी पासवर्ड से भी आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना क्लास। चलिए फटाफट से बेटा पहले कॉन्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ जी, तो बेटा मैं ये कह रहा था, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक में आपके ओपनिंग स्टॉक में कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो उसको कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रांच स्टॉक को में से हम अपना जो भी स्टॉक रिजर्व होगा उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, एंड देन क्रेडिट किसको कर देंगे, हमारे ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट को, क्योंकि वो जो कैंसिल आउट होगा, अदरवाइज आपका खर्चा ज़्यादा नजर आएगा, ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा होगा। तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके की एंट्री की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी बेटा, अगर मान लो ओपनिंग स्टॉक आपका ज़्यादा होगा तो इसका मतलब आप एक्सपेंस ज़्यादा दिखा रहे हो, इसका मतलब प्रॉफिट कम नज़र आएगा, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। कैंसिल आउट करने के लिए मेरा ब्रांच एडजस्टमेंट जो होना चाहिए वो क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि ब्रांच एडजस्टमेंट एक्चुअली है क्या, मेरा प्रॉफिट का ही तो अकाउंट है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, ब्रांच एडजस्टमेंट को क्रेडिट कर दूंगा और डेबिट कर दूंगा स्टॉक रिजर्व को। तो एंट्री हो जाएगी स्टॉक रिजर्व डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मेरे एक्सपेंसेस जो होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे अकॉर्डिंगली, उतने ही अमाउंट से जितने का मेरे पास प्रॉफिट होगा मेरे ओपनिंग स्टॉक पे। लाइकवाइज जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक अगर ज़्यादा आता है तो बेटा इनकम बढ़ जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, आपको टैक्स ज़्यादा देना होता है, तो उसको जो अनरियलाइज्ड गेन है उसको कैंसिल आउट करने के लिए एंट्री क्या पोस्ट करेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। ठीक है जी बेटा, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट जो पहले यूज़ कर रहे थे, लाइकवाइज वही का वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे, सिर्फ स्टॉक में थोड़ा सा बदलाव आएगा, और वो बदलाव भी बस इस वजह से क्योंकि वो सेलिंग प्राइस पे है। मूविंग ऑन बेटा, बीच में आपको जनरल एंट्रीज दे रखी हैं, अगर आपको रीड आउट करनी है तो कर सकते हो, हालांकि सिमिलर मिलेंगी जो भी जनरल एंट्रीज है। हाँ जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 वो कह रहा है, हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली एट टू विच गुड्स आर सेंट एट द रेट 20% अबव कॉस्ट। ठीक है जी, तो 20% अबव कॉस्ट पे आपको क्या करना है, इसको बेचना है। वो कह रहा है, ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेट पार्टली बाय द हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय द ब्रांच। इस लाइन का बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर है चक्कर क्या है कि कुछ खर्चे तो मेरे ब्रांच डायरेक्टली कर लेगी, और कुछ खर्चे जो होंगे ना वो कुछ खर्चे तो हेड ऑफिस ने कर दिए, कुछ खर्चे ब्रांच को करने पड़ेंगे। अब
हो सकता है शायद वो आपको एक्सपेंसेस क्लियरली बताए ना गए हों क्वेश्चन में, एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, देयर विल बी सम हिडन एक्सपेंसेस, वो आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे। और हमने ये पहले भी किया है एक क्वेश्चन में जहाँ पर पेटी कैश हमारे पास 200 रुपीज़ था ओपनिंग में एंड क्लोजिंग में वो 100 रुपीज़ था, तो जो बाकी 100 रुपीज़ थे हमने उसको एज एन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डील कर लिया था। सो बेटा लाइकवाइज आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर भी देखना पड़ेगा, इफ़ देर इज़ एनी सच ए डिफरेंस इन योर कैश इन हैंड, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू रिकॉर्ड दैट अमाउंट इन योर एक्सपेंसेस। तो वो आप एक्सपेंस मान लेना कि भैया ये खर्चा है, इसको खर्चे की तरह रिकॉर्ड करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंड टू दी हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को हम भेज देते हैं। बेटा फर्दर डिटेल्स दे रखी है हमको 31 दिसंबर 2011 मान लीजिए, तब तक की वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट। बेटा कॉस्ट पे दिए गए हैं ये प्रोडक्ट, आपको स्टॉक जो भेजा है इन्होंने सामान, ये हमें किसी भी, इन्होंने अभी तक यहाँ पर वैल्यू ऐड नहीं करी है। जो 20% का प्रॉफिट मार्जिन इसने ऊपर हमें बोला है क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन में, यू कैन सी है 20% का मार्जिन, लेकिन बेटा मेरे तो जो प्रोडक्ट है अभी तो एक कॉस्ट पे दे रखे हैं, इसका मतलब मुझे पहले 20% का एक मार्जिन ऐड करना पड़ेगा मेरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाते टाइम। बेटा उसके बाद गुड्स जो ब्रांच को रिसीव हुए हैं वो सिर्फ 2,20,000 के रिसीव हुए हैं, लेकिन बेटा ये इनवॉइस प्राइस वाले 220 हैं, तो ध्यान देना पड़ेगा हर एक छोटी छोटी टर्म के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अभी मैं आपको जब ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। क्रेडिट सेल्स दे रखी है बेटा इनवॉइस प्राइस पे ही है, तो सही है, कोई इशू नहीं है। कैश जो हमने रेमिट किया है वो दे रखा है, तो ये कैश अकाउंट का पार्ट है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ऑब्वियसली ये जो खर्चे इन्होंने पे किए हैं ये भी हमें डालने पड़ेंगे हमारे ब्रांच के P&L अकाउंट में। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बेटा ये भी ब्रांच के P&L अकाउंट में जाएंगे हमारे, और डेटर्स के अकाउंट में हमें डील करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है बेटा आपको 25,000 रुपीज़ एट कॉस्ट, बट जो क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको ऑन दी अदर हैंड दैट इज एट द इनवॉइस प्राइस। ठीक है सर, ये तो फिर कंफ्यूज कर रहे हैं ना, ओपनिंग कॉस्ट पे दे दिया, क्लोजिंग इनवॉइस प्राइस पे दे दिया। बेटा मैंने तो आपको पहले ही कहा जो ओपनिंग स्टॉक भी है आप उसको किस पे रिकॉर्ड करोगे, इनवॉइस प्राइस पे, देन वी विल कैंसिल आउट दी प्रॉफिट्स। ठीक है जी। फर्दर डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कैश इन हैंड 5,000 ओपनिंग थे, 2,500 क्लोजिंग है। कह रहे हैं नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बना दो हेड ऑफिस की बुक्स में। Whenever the question says prepare or show necessary ledger accounts, that means branch and debtor method. अगर सिर्फ डेटर मेथड होगा क्वेश्चन खुद बता देगा आपको कि डेटर मेथड करना है, ट्रेडिंग P&L करना होगा तो वो तब भी बता देगा। अदरवाइज वो जब भी बोलेगा कि लेजर्स बना दो, बेटा लेजर सिर्फ एक ही केस में बनते हैं, बहुत सारे अलग अलग लेजर, सिर्फ ब्रांच एंड डेटर मेथड में, और वही वाला मेथड आपने यहाँ पर फॉलो करना है। मैं फटाफट से आपको बेटा ब्रांच का स्टॉक अकाउंट और साथ ही साथ ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट दोनों बना के दिखा रहा हूं। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैसे तो मेरे को ओपनिंग में कितना दे रखा है 25,000 रुपीज, बट बेटा मेरे को 20% इसमें मार्जिन भी ऐड करना है, कितना हो जाएगा 5,000, तो टोटल कितना हो गया 30,000 रुपीज। तो मेरे पास जो ब्रॉड डाउन में बैलेंस आना चाहिए वो आना चाहिए 30,000 रुपीज। दे शुड बी एट द इनवॉइस प्राइस ओनली, नॉट एट कॉस्ट। देन बेटा जो सामान आएगा तो आप एंट्री क्या पोस्ट करते हो, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ये लीजिए बेटा गुड्स सेंट टू ब्रांच। ब्रांच अकाउंट डेबिट कितने रुपए से हुआ था सर, 2,40,000 रुपए से होना चाहिए, क्योंकि 2 लाख रुपीज तो यहाँ पे दे रखे हैं। इसमें ऐड करूंगा मार्जिन 20% का, तो 40,000 रुपीज ऐड करके कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 2,40,000 रुपीज। चलिए इसके बाद बेटा वो कह रहा है क्रेडिट सेल एंड कैश सेल। बेटा अगर क्रेडिट सेल है तो ब्रांच के डेटर का नाम आ जाएगा 1,65,000 रुपीज, और अगर कैश सेल है तो ब्रांच में कैश अकाउंट आ जाएगा 59,000 रुपीज। इसको आप कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ कैश इन हैंड ही बोल रखा है, तो मैंने कैश यूज कर लिया। आपको बैंक यूज करना है तो आप बैंक भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर बेटा इसके बाद स्टॉक से रिलेटेड आप और जानकारी देख लो अगर आपको कोई दे रखी है। सर उसने ये बोला है कि 2,40,000 आपने तो रिकॉर्ड कर दिए यहाँ पे, आपने बोला कि जो उन्होंने सामान रिसीव भेजा है हेड ऑफिस ने वो 2,40 का है, लेकिन सर जो रिसीव हुआ है ना वो कितना है, सिर्फ 2,20 है। तो 2,40 का इनवॉइस प्राइस पे हमने भेजा था, लेकिन रिसीव सिर्फ 2,20 का हुआ है। इसका मतलब बेटा बाय गुड्स इन ट्रांजिट है कुछ,
बाय गुड्स इन ट्रांजिट। कितने रुपीस का है? 20,000 रुपीस का। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन भी दे रखा है बेटा नीचे, क्लोजिंग प्राइस 28,000 रुपीस। बेटा जो भी इसका बैलेंस आएगा इसको कहाँ ले जाएंगे? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 28-48। बेटा 2,000 रुपीज़ आ रहा है, ये आपका ब्रांच एडजस्टमेंट में चला जाएगा। जो भी आपका एक्सेस आ रहा है इनवॉइस प्राइसिंग, अभी ये किस वजह से आ रहा होगा बता सकते हो आप मुझे? कोई भी एक स्टूडेंट ये बता दो कि ये एक्सेस क्यों आ रहा होगा। हमेशा ही ऐसा होगा, या तो ये एक्सेस आएगा या ये कम आ रहा होगा। अभी इसकी बाय साइड ज़्यादा आ रही है जबकि आनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा मैंने जो खर्चे रिकॉर्ड किए हैं वो खर्चे भी मैंने रिकॉर्ड किए थे आपके इनवॉइस प्राइस पे, और जो मैंने इनकम रिकॉर्ड करी है वो भी इनवॉइस प्राइस पे करी है। और जितना स्टॉक आया है उतना ही मैंने बाय साइड बेच भी दिया, और जो बैलेंस था वो मैंने लिख भी लिया, तब भी मेरे पास कुछ ना कुछ बैलेंस बच रहा है टू साइड पे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग बोलेंगे नहीं तो फिर क्लास इंटरेक्टिव नहीं हो पाएगी, फिर मेरे को ही पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। हाँ जी भैया। तू तो यहीं पे ही है, और भी तो है ना स्टूडेंट्स क्लास में, ये गायब है सारे। सही में सब गायब ही है। ऐसे ही लग रहा है मेरे को तो। मेरे को भी। अच्छा मयंक छाबड़ा ने हाथ उठा रखा है। जी दिख गया मयंक। बेटा नेक्स्ट अकाउंट जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं ब्रांच का एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट अकाउंट में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारी जो भी डील होगी वो सिर्फ किस चीज़ से होगी? स्टॉक के ऊपर जो रिलेटेड हमारा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है सिर्फ उससे रिलेटेड चीज़ें करेंगे। चलिए बेटा ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 30,000 का, लेकिन इसकी कॉस्ट थी 25। इसका मतलब बाय साइड में एक ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व आना चाहिए 5,000 रुपीज़। बाय साइड में ब्रांच स्टॉक अकाउंट से एक और चीज़ आनी चाहिए बेटा हमारे पास 2,000 रुपीज़, जो ये अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, जो हमारा प्रॉफिट है अल्टीमेटली, इट्स जस्ट लाइक प्रॉफिट। इसके अलावा सर हमने इसके अलावा डेबिट साइड में ब्रांच स्टॉक में 2,40,000 रुपए के गुड्स रिसीव डाल रखे हैं, जिसमें से मार्जिन है हमारा कुछ। तो बेटा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच कितना मार्जिन था इसमें? 40,000 रुपीज़ का मार्जिन, तो यहाँ पर लिख देंगे एडजस्टमेंट में। अब बाय साइड में जो भी है उसका कैंसिल आउट करो मार्जिन, तो स्टॉक रिजर्व आएगा। बेटा क्लोजिंग स्टॉक टोटल कितने का हो गया था सर? 20,000 का तो एक था हमारा जो कि हमें रिसीव ही नहीं हुआ था, और 28,000 हमारे पास और है, तो टोटल हो गया सर 48,000 का हमारा स्टॉक। तो बेटा 48,000 का स्टॉक है, इसका मतलब 40,000 प्लस 20% का प्रॉफिट है ये। सो 8,000 रुपीज़ मेरा जो मार्जिन होगा उसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। जो भी बाकी मेरा बचा हुआ है बेटा ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। तो स्टॉक से रिलेटेड बेटा जितना भी हमारा मार्जिन था वो सारा मैंने कैंसिल आउट कर दिया, और बाकी जो होगा वो मैं जीपी में ले जाऊंगा। अब आप याद करो, अगर मैं ये कॉस्ट पे ही कर रहा होता सिर्फ, तो मैं अपने ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ही क्या निकाल लेता था? जीपी निकाल लेता था। आप अपना पुराना वाला क्वेश्चन जब अगर आपने रिवीजन की है और आपने अगर पुराने वाला क्वेश्चन देखा है अपना, पिछले जो हमने सेकंड इलस्ट्रेशन आई थिंक हमने जो की थी, अगर आप वो चेकआउट करोगे तो आप देखोगे वहाँ पर मैंने ब्रांच स्टॉक अकाउंट में ही जीपी निकाल लिया था। लेकिन मैंने यहाँ पर ऐसा नहीं किया, क्योंकि बेटा मेरे को ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट चाहिए जहाँ पर मैं स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं अनरियलाइज प्रॉफिट की वो कर सकूँ। तो मैंने उसके लिए क्या किया, यहाँ पर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बना लिया है। बेटा एक बार प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, 40, 42, 47 में से बेटा 8 चले जाएंगे तो 39,000 रुपीज़ का मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। 39,000 रुपीज़। किसी भी प्रकार का डाउट है तो बेटा पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। ब्रांच डेटर अकाउंट में हमने जो भी अमाउंट्स हमें गिवन थे वो हमने लिख लिए थे, एंड देन आफ्टर दैट जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर था वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया कि हमें इतना कैश रिसीव होगा। देन कैश अकाउंट में मेरे को ओपनिंग बैलेंस गिवन थे, वो मैंने ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया।
जो मेरे को रिसीव हुआ डेटर से वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, जो मैंने एक्चुअली सेल की है कैश में वो मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली, हेड ऑफिस ने जो मेरे लिए 12,000 की पेमेंट की है वो मैंने रिकॉर्ड कर ली। एंड देन ऑन द बाय साइड आई हैव मेड पेमेंट टू एचओ, बेटा वो मैंने रिकॉर्ड की 222500। ब्रांच P&L में 12,000 रुपये की, 12,000 जो मुझे हेड ऑफिस ने पेमेंट की थी वही मैंने आगे पे कर दी, तो मैंने उसको ब्रांच P&L में डाल दिया क्योंकि बेटा वो खर्चा हो गया आपका। क्लोजिंग बैलेंस 2,500 मेरे को गिवन था। एंड देन वी रियलाइज कि 10,000 रुपीज़ का अभी भी कोई खर्चा है जो कि शायद क्वेश्चन है नहीं गिवन, तो बेटा वहाँ पर उसको हमने हिडन एक्सपेंस मान के रिकॉर्ड कर लिया है बाई साइड पे। एंड देन आफ्टर दैट जितने भी आपके खर्चे थे वो हमने यहाँ पर अपने P&L में रिकॉर्ड कर लिए अकॉर्डिंगली। ना होता है। तो जब मैं डेटर मेथड की बात करता हूँ, हाँ जी बिल्कुल, एज अ डेटर, चलिए बेटा डेटर मेथड का इस्तेमाल करेंगे और अब ब्रांच अकाउंट बनाएंगे। सो ब्रांच विल बी ट्रीटेड एज अ डेटर ओनली। सो स्टार्ट विद दिस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बेटा ओपनिंग में जो स्टॉक गिवन था वो 30,000 रुपीज़ का रिकॉर्ड किया था। इसके बाद बेटा कुछ डेटर्स गिवन थे क्वेश्चन में, वो थे 32,750 रुपीज़ के, और मेरे पास एक कैश था जिसको मैं मैंने कर रखा था 5,000 रुपीज़। अब यहाँ पर तो कोई स्पेशल अकाउंट खोलेंगे नहीं, ना ही ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट होगा, ना ही कुछ और होगा, तो इसका मतलब जितनी भी कैंसिलेशन करनी है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की वो कहाँ पर करनी होंगी सर, वो इसी अकाउंट में करनी होगी। तो बेटा क्या करेंगे, बाय स्टॉक रिजर्व, कौन सा है ये, ओपनिंग स्टॉक पे जो अब बेटा आपकी लोडिंग है 5,000 रुपीज़ की है वो है, ठीक है जी। 25,000 प्लस 20% करके उन्होंने दिया हुआ था, तो 20% का जो मार्जिन है वो मैंने बाय साइड पे रिकॉर्ड कर लिया। आप देखो अगर मैं बात करूं स्टॉक से रिलेटेड, तो स्टॉक जो है वो नेट 25,000 का डेबिट है, तो मेरी जेब से जितने पैसे लगे हुए बेटा उतने ही नज़र आ रहे हैं, किसी तरीके का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। चलिए बेटा इसके बाद एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, 2 लाख रुपीज़ के गुड्स से जिसपे 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड करके इनवॉइस वैल्यू आती है, तो 240। बाय में बेटा क्या कर दूंगा, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 40,000 रुपीज़, ये भी कैंसिल कर दूंगा क्योंकि बेटा यहाँ पर किसी तरीके का कोई एडिशनल अकाउंट नहीं बनाना आपने। इसके अलावा बेटा हेड ऑफिस ने मेरे लिए खर्चे किए थे, तो हेड ऑफिस एंट्री पोस्ट करेगा। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, कुछ भी कर सकते हो आप, मर्जी है आपकी। बेटा इसके अलावा हमने भी वापस पैसे कुछ दे दिए थे, तो यहाँ पर भी बैंक या कैश अकाउंट कुछ भी लिख सकते हो। हमने कितने पैसे वापस दिए थे, 2,22,500, तो ये उसने हमारे लिए खर्चा किया हेड ऑफिस ने, और ये हमारे लिए उसने 12,000 रुपीज़ बैंक से पे किए, तो जो भी हमने उनको पे बैक कर दिया वो यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर लिया है। बेटा इसके अलावा हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, स्टॉक आएगा। बेटा स्टॉक के 2 पार्ट थे, एक था 20,000 का जो कि स्टॉक इन ट्रांजिट है, एक है 28,000 जो आपको क्लोजिंग में दे रखा था, तो टोटल वैल्यू हो गई 48,000 रुपीज़ का स्टॉक। इस स्टॉक के ऊपर भी कुछ ना कुछ स्टॉक रिजर्व होगा, उस स्टॉक रिजर्व को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब जो अनरियलाइज्ड गेन है मुझे उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, एंड देन आई हैव टू रिकॉर्ड इट ऑन द टू साइड। चलिए तो टू स्टॉक रिजर्व 48,000 पे 8,000 रुपीज़ का स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। डेटर्स का क्लोजिंग आपको गिवन था, डेटर्स का क्लोजिंग हमारे पास था 26,000 रुपीज़। कैश का मेरे पास जो था क्लोजिंग वो था मेरे पास 2,500 रुपीज़। बस बेटा बेटा प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। प्रॉफिट आपका उतना ही आना चाहिए जितना पहले आ रहा था, 16 to 50 आ रहा था आई थिंक, उतना ही आना चाहिए यहाँ पर भी प्रॉफिट। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब या तो हमने यहाँ पर कोई पॉइंट मिस कर दिया है, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन भी मेरे को नहीं दिख रहा था, बट आई थिंक इक्वली आना चाहिए। हाँ जी बेटा 16 to 50 आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट, 16,250। सी द ओनली डिफरेंस हेयर इज
कि हमने यहाँ पर डेटर्स को ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखा होता है, डेटर्स का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो भी आया था, तो जो नेट इम्पैक्ट है 750 का, जो आपका बैड डेट्स का इम्पैक्ट है, वो ऑटोमेटिकली आपके डेबिट साइड पे आ चुका है। लाइकवाइज कैश के लिए भी अगर आप बात करो तो कैश के साथ भी सेम सिस्टम है, जो आपने रिसीव किया और जो आपने पेमेंट कर दी वो सब निकाल के एट दी एंड आपका जो बैलेंस है वो भी आपने लिख रखा है, तो उसका भी जो नेट इम्पैक्ट होता है डेबिट वाला वो आपका रह जाता है। तो खर्चे जो थे वो ऑलरेडी बुक हो जाते हैं इसमें भी।